हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। हमारी एमआरआई एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है 500 एमसीक्यूज़ की। उसमें हम जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम 160 एमसीक्यूज़ जो थे डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो से हम 161 एमसीक्यू से जो है डिस्कस करेंगे। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है दी रेडियोलॉजी रूम के नाम से, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है हमारा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फैट सप्रेशन इज इन एमआरआई। एमआरआई में फैट सप्रेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है। एमआरआई में जो हम फैट सप्रेशन की टेक्निक को यूज़ करते हैं, डिफरेंट टेक्निक्स होती है, ठीक है, फैट सप्रेशन की। तो उसको हम फैट सप्रेशन को यूटिलाइज करते हैं, क्यों? ताकि जो फैट से जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, और जो लीजन की जो विजिबिलिटी है, जो भी हमें विजुलाइज करना है उसकी जो विजिबिलिटी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो यही क्या होता है, प्राइमरी पर्पस होता है फैट सप्रेशन का, ठीक है। बोन स्ट्रक्चर को एनहेंस करने के लिए हम नहीं यूज़ करते, ठीक है, फैट सप्रेशन टेक्निक को। स्कैन टाइम को भी रिड्यूस करने के लिए नहीं करते। इसका मेन जो प्राइमरी पर्पस होता है वो होता है टू मिनिमाइज द सिग्नल फ्रॉम द फैट एंड एनहेंस लीजन विजिबिलिटी। तो ये क्या होता है, फैट सप्रेशन का जो है प्राइमरी पर्पस होता है एमआरआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरेलल इमेजिंग इन एमआरआई इज यूज टू। जो पैरेलल इमेजिंग एमआरआई में यूज़ की जाती है उसको किस लिए यूज़ किया जाता है। इंक्रीज T1 रिलैक्सेशन, डिक्रीज सिग्नल टू नॉइज रेशो, रिड्यूस एक्विजिशन टाइम और एनहेंस द इमेज कॉन्ट्रास्ट। जो पैरेलल इमेजिंग एमआरआई में यूज़ की जाती है उसका जो प्राइमरी पर्पस होता है यूज़ करने का वो होता है कि जो एक्विजिशन टाइम है उसको हम क्या कर सके, रिड्यूस कर सके। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कि इसको पैरेलल इमेजिंग टेक्निक को। तो जो हमारा एक्विजिशन टाइम होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम पैरेलल इमेजिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 163, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स आर मेनली यूज टू। रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स को मेनली किस लिए यूज़ किया जाता है। टीआर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इंक्रीज करते हैं टीआर वैल्यू। क्यों? दूसरा, रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट फ्रॉम ब्रीथिंग, सी ऑप्शन है, सप्रेस बैकग्राउंड नॉइज, और टू इम्प्रूव द कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। जो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक होती है हमारी, उसको मेनली हम किस लिए यूज़ करते हैं, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है जो मोशन आर्टिफैक्ट्स होते हैं हमारे रेस्पिरेशन के दौरान, जो हमारा मोशन होता है, ब्रीथिंग के दौरान जो हमारा मोशन होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, मोशन आर्टिफैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो इस आर्टिफैक्ट को जो है रिड्यूस करने के लिए हम रेस्पिरेटरी कंपनसेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। तो ये गिवन है हमारा ऑप्शन बी में, टू रिड्यूस द मोशन आर्टिफैक्ट फ्रॉम ब्रीथिंग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टू रिड्यूस द मोशन आर्टिफैक्ट फ्रॉम ब्रीथिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग इज ऑल्सो नोन एज। जो ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग क्या होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जब टाइम ऑफ फ्लाइट एमआर एंजियोग्राफी का एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग क्या होता है। इसमें पूछा है ग्रेडियंट रिफेजिंग को और क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग का दूसरा नाम क्या होता है। तो ग्रेडियंट रिफेजिंग जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट भी बोलते हैं। ग्रेडियंट मूवमेंट रिफेजिंग को हम और क्या बोलते हैं, फेज कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हमारा पैरेलल इमेजिंग के बारे में दिया हुआ है कि पैरेलल इमेजिंग क्या होती है। पैरेलल इमेजिंग इन एमआरआई इज अ टेक्निक दैट एक्सेलरेट्स द डेटा एक्विजिशन बाय यूटिलाइजिंग मल्टीपल रिसीवर कॉइल्स। पैरेलल इमेजिंग जो होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, मल्टीपल रिसीवर कॉइल्स जो होती है उनका यूज़ करते हैं। मल्टीपल रिसीवर कॉइल्स का यूज़ किया जाता है जिससे कि डेटा जो होता है एक साथ हम खूब सारे डेटा को गैदर कर सकते हैं, एक साथ डेटा कलेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से स्कैनिंग टाइम जो होता है हमारा रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि स्कैनिंग जो होती है वो हमारी फास्ट हो जाती है तो टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और बाकी इसके बारे में जो है ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कॉमन हमारी पैरेलल इमेजिंग टेक्निक्स होती है सेंसिटिविटी एनकोडिंग, ग्रप्पा विच स्टैंड्स फॉर दी जनरलाइज्ड ऑटो कैलिब्रेटिंग पार्शियली पैरेलल एक्विजिशन, ठीक है। स्पिरिट होती है हमारी स्पेशली इनवेरिएंट रिकंस्ट्रक्शन मेथड। इसके अलावा पैरेलल इमेजिंग के डिफरेंट क्या होते हैं, हमारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि स्कैन टाइम रिड्यूस हो जाता है, इमेज क्वालिटी इंप्रूव होती है, ठीक है। पैरेलल इमेजिंग के लिमिटेशंस क्या है, पैरेलल इमेजिंग का लिमिटेशन है सिग्नल टू नॉइज रेशो रिडक्शन, ठीक है। आर्टिफैक्ट जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो ये हमारे पैरेलल इमेजिंग के लिमिटेशंस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर टेक्निक्स आर प्राइमरीली यूज टू। मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर टेक्निक्स जो होती है उनको प्राइमरीली किसके लिए यूज़ किया जाता है? मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर टेक्निक जो होती है इनको प्राइमरीली यूज़ किया जाता है जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को हाईलाइट करने के लिए जो है मैग्नेटाइजेशन ट्रांसफर टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाईलाइट करने के लिए मैक्रोमोलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, की होल इमेजिंग इज अ टेक्निक दैट। की होल इमेजिंग के बारे में हमसे पूछा हुआ है कि की होल इमेजिंग क्या होती है। ऑप्शन ए है हमारा, यूजेस पार्शियल डेटा फॉर फास्टर इमेजिंग, इंक्रीजेज वॉक्सल साइड, इम्प्रूव इमेज शार्पनेस, डिक्रीजेज इको टाइम। तो जो की होल इमेजिंग होती है हमारी वो क्या करती है, पार्शियल डेटा जो होता है उसको यूज़ करती है। जब हमने पिछले वीडियोस में एमसीक्यूज को डिस्कस किया था मैंने उसमें आपको बताया था के स्पेस इमेजिंग के बारे में। तो उसमें जो के स्पेस होता है उसको जो है ये पार्शियली फिल करती है, जिसकी वजह से पार्शियल डेटा जो होता है वो कलेक्ट होता है, और पार्शियल डेटा कलेक्ट होता है और उससे रिकन्स्ट्रक्ट करके हम फुल डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल डेटा कलेक्ट कर रहा है तो फास्टर इमेजिंग होगी। तो की होल इमेजिंग के अंदर होता है कि वो पार्शियल डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है, पार्शियल डेटा का यूज़ करता है और फास्टर इमेजिंग इसके अंदर होती है की होल इमेजिंग के अंदर, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 167। अ सैचुरेशन बैंड इन एमआरआई इज यूज टू। सैचुरेशन बैंड एमआरआई में किस लिए यूज़ किया जाता है? सिग्नल को एनहेंस करने के लिए, वाटर सिग्नल को एनहेंस करने के लिए, सप्रेस अनवांटेड सिग्नल फ्रॉम मूविंग स्ट्रक्चर, इंक्रीज स्कैन रिजोल्यूशन और हाईलाइट फैट कंटेंट। जो सैचुरेशन बैंड होता है हमारा एमआरआई के अंदर, जो हम सैचुरेशन बैंड यूज़ करते हैं स्पेशली कहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं, सर्वाइकल, जब सर्वाइकल स्पाइन के वहाँ पे इसको मोस्टली जो है अप्लाई किया जाता है, और इसको हम यूज़ करते हैं जो अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं मूविंग स्ट्रक्चर से, जो हमें हमारी इमेजिंग के अंदर रिक्वायर्ड नहीं है, उनको सप्रेस करने के लिए। जैसे अगर हम सर्वाइकल स्पाइन की इमेजिंग करें तो उसके अंदर ईसोफेगस की वजह से जो है हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, तो उसके सिग्नल को हम सप्रेस करने के लिए जो है सैचुरेशन बैंड का यूज़ करते हैं एमआरआई में। तो इसका यूज़ को करते हैं हम सप्रेस अनवांटेड सिग्नल फ्रॉम दी मूविंग स्ट्रक्चर्स। मूविंग स्ट्रक्चर से अनवांटेड सिग्नल के जो सिग्नल है उनको सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168। T1 वेटेड सीक्वेंस आर बेस्ट सूटेड फॉर विजुअलाइजिंग। T1 वेटेड सीक्वेंसेज जो होते हैं वो किसके लिए बेस्ट होते हैं? जो T1 वेटेड इमेजिंग होती है उसके अंदर हमें मैंने आपको बताया पिछले वीडियोस में भी, फैट जो होता है वो हमें ब्राइट अपीयर होता है, फ्लूइड जो होता है वो हमें डार्क अपीयर होता है, ठीक है, और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जैसा होता है वैसा हमें अपीयर होता है। जैसे अगर हम ब्रेन की इमेजिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें जो ग्रे मैटर होता है वो ग्रे अपीयर होता है T1 वेटेड इमेजिंग में, और जो वाइट मैटर होता है वो वाइट अपीयर होता है। तो हमें क्या देता है, एनाटॉमी के बारे में ये हमें बताता है। तो इसलिए जो हमारी T1 वेटेड इमेजिंग होती है ये बेस्ट सूटेबल होती है किसके लिए? ये सूटेबल होती है फैटी टिश्यू और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर की इमेजिंग के लिए। फैटी टिश्यूज़ और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करने के लिए जो T1 वेटेड सीक्वेंसेस होते हैं ये बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। T2 वेटेड सीक्वेंसेस आर आइडियल फॉर आइडेंटिफाइंग। T2 वेटेड सीक्वेंसेस किसके लिए आइडियल होते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए? T2 वेटेड सीक्वेंसेस में हमने डिस्कस किया था कि T2 वेटेड के ऊपर फ्लूइड जो होता है वो हमें ब्राइट अपीयर होता है, फैट जो होता है वो हमें डार्क अपीयर होता है, ठीक है। तो T2 वेटेड सीक्वेंसेस किसके लिए बेस्ट होंगे? इडिमा के लिए और पैथोलॉजी के लिए बेस्ट होते हैं। इडिमा एंड पैथोलॉजी जो होती है हमारी उसके लिए ही बेस्ट होते हैं, ठीक है, इडिमा एंड पैथोलॉजी के लिए बेस्ट होते हैं T2 वेटेड सीक्वेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 170। द मेन एडवांटेज ऑफ T2 वेटेड इमेजिंग इज इट्स सेंसिटिविटी टू। T2 वेटेड इमेजिंग का सबसे बेस्ट एडवांटेज क्या है? इन्फ्लामेशन, फैट, ब्लड प्रोडक्ट्स एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और फ्लूइड। अभी मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि जो हमारे T2 वेटेड इमेजिंग होती है वो बेस्ट होते हैं किसके लिए? फ्लूइड के लिए, क्योंकि फ्लूइड जो होता है हमारे यहाँ पे क्या अपीयर होता है? ब्राइट अपीयर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंस आर प्राइमरीली यूज्ड इन। कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंसेस को हम प्राइमरीली किस में यूज़ करते हैं? ब्रेन स्कैनिंग के लिए, कार्डियक इमेजिंग के लिए, मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई के लिए या फिर एंजियोग्राफी के लिए? तो कार्टिलेज सेंसिटिव सीक्वेंसेस जो होते हैं इसको हम प्राइमरीली यूज़ करते हैं जो हमारी मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई होती है मसल्स वगैरह के लिए, जैसे शोल्डर हो, इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये किसके लिए होते हैं? बेस्ट मस्कुलोस्केलेटल एमआरआई जो होती है उसके लिए हम इसको परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 172।
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ फैट सप्रेशन इन एमआरआई? फैट सप्रेशन का क्या प्राइमरी पर्पस होता है एमआरआई में? एमआरआई में फैट सप्रेशन